गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीजन टेस्ट डे 15 का सॉल्यूशन। ठीक है, रिवीजन टेस्ट डे 15 का सॉल्यूशन। टॉपिक का नाम है करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर। मैं हूं आलोक झा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वायर है जिसको हमने स्ट्रेच किया सो दैट इट्स रेडियस डिक्रीजेज बाय 2%। अगर रेडियस को हमने डिक्रीज किया है तो बताओ रेसिस्टेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज। पहले इस बात पर श्योर कर लो। तो रेसिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाय ए। पहले इस बात को श्योर करो कि रेडियस को अगर डिक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो जब हम लोग रेडियस में अगर चेंजिंग करें, रेडियस घटाएंगे तो एरिया भी घटेगा, एरिया घटेगा तो ऑब्वियसली रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो आंसर में जो होगा या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, क्योंकि दोनों में ही इंक्रीज्ड है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम लोग कि रेडियस में चेंजिंग का कितना इफेक्ट आता है। तो यहाँ पर देखो परसेंटेज वाले वैल्यू को, तो परसेंटेज वैल्यू यहाँ पर स्मॉल है, मतलब लेस देन 5%। तो ऐसे वाले केसेस में जब भी परसेंटेज वैल्यू तुम्हारा स्मॉल हो तो परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस इक्वल्स टू रेडियस वाले का इफेक्ट क्या आता है वो मैं लिख रहा हूं, 4 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन रेडियस। ठीक है, तो मतलब 4 इंटू रेडियस में कितना का चेंजिंग है, 2 का। सो 4 इंटू 2 यानी आंसर कितना आ गया, 8%। 8% देखो कौन सा है, यस दिस वन विल बी द करेक्ट वन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इफ एन आइडेंटिकल रेसिस्टेंसेस आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। हम लोगों ने पहले उसको किस में कनेक्ट किया, सीरीज में। तो सीरीज में कनेक्ट करने पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना बन जाएगा, एनआर। ठीक है, फिर हम लोगों ने उसे ही किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में। तो पैरेलल में कनेक्ट करने पर कितना का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बनेगा, आर बाई एन। फिर वो क्या बोल रहा है, सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया, देन उसका रेशियो। अच्छा, इन दोनों का अगर रेशियो बना दें तो एन आर बाई एन, तो बेसिकली आर आर कैंसिल हो जाएगा और एन ऊपर जाएगा, तो यानी आंसर विल बिकम एन स्क्वायर। एन स्क्वायर को देखो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, द अमीटर कनेक्टेड इन अपर ब्रांच रीड्स 0। ये वाला जो अमीटर है वो 0 रीडिंग दे रहा है। देन ईएमएफ ऑफ द सेल कनेक्टेड इन द सेम ब्रांच, ये वाला जो सेल है इसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज का वैल्यू होगा। तो अमीटर अगर 0 रीडिंग शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें करंट नहीं है, आई इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स यहाँ से जो भी करंट गया है ना, वो करंट इस पाथ को लेकर के आगे बढ़ा है, ऐसे करके जा रहा है। मेरी बात समझ आए, ऊपर की तरफ कोई करंट गया ही नहीं। तो अब सबसे पहला काम तुम लोग ये करो कि जिस जिस पाथ से ये जो करंट फ्लो किया है उस पाथ का करंट वैल्यू निकालो। तो करंट को हम लोग कितना लिखते हैं, तो ओम्स लॉ अप्लाई कर दो। तो ई बाय आर इक्विवेलेंट, ई बाय आर इक्विवेलेंट। बहुत लोगों को ई लिखने का आदत नहीं होता है, तो उसको ई मतलब क्या होता है, ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, जिसको ओम्स लॉ में वी बाय आर कहते हैं ना, वोल्टेज, उसी को हम लोग ईएमएफ भी कहते हैं। तो यहाँ पर ईएमएफ का वैल्यू कितना है, 3। और आर इक्विवेलेंट, जिस जिस रास्ते से करंट गया है उस रास्ते का आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 111, यानी वो भी 3। सो करंट आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, अब ये जो 1 एम्पियर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी ये जो ऊपर वाला जो बैटरी है वो किन किन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, उन दो पॉइंट्स को एक बार आइडेंटिफाई करो। तो एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया ये, एक पॉइंट हो गया ये, यानी इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। तो इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो इन दो पॉइंट के बीच में कितना का रेसिस्टेंस लगा हुआ है, 2 ओम का, और करंट कितना जा रहा है, 1 एम्पियर। तो डेल वी इक्वल्स टू हम लोग कितना लिख सकते हैं, आई आर। मेरी बात समझ आ रहा है ना, डेल वी इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, आई आर। तो अगर डेल वी इक्वल्स टू आई आर लिख सकते हो तो आई की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये देखो 1 और आर, इन दोनों पॉइंट के बीच का आर, आर को देखो कितना है, 2। सो ये कितना बन जाएगा, 2 वोल्ट। दैट मीन्स ये जो V का वैल्यू है वो भी कितना हो गया, 2 वोल्ट। 2 देखो, ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द फिगर द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P कहां पर है, पॉइंट P ओके यहाँ पर है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल को कैसे निकाला जाए, तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां पर है, 50 ऊपर है, उसके बाद इधर 10 है, इधर 10 है। तो हम लोग इसको ऐसे करके सोचते हैं,
ये ऊपर से करंट आया, लेट इट बी I1, ये इधर गया, लेट इट बी I2, और इधर भी गया, लेट इट बी I3। बात समझ में आया? तो हम लोग इक्वेशन क्या बना सकते हैं, I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। अब चलो I1 को लिखते हैं। तो I1 के लिए ये पॉइंट P का पोटेंशियल को X मान लो, ठीक है। तो I1 अगर हमें लिखना है, मतलब यहाँ पर हो गया 50 वोल्ट, समझा रहा है, यहाँ पर है कितना 10 ओम, और यहाँ का पोटेंशियल है X। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, तो 50 माइनस एक्स। सो विल राइट 50 माइनस एक्स बाई वॉट 10 इक्वल टू I2 को बोलो, I2 लेफ्ट वाले ब्रांच में आया ना, यहाँ का X है, यहाँ का 10 है, तो डिफरेंस हो गया X माइनस 10। सो X माइनस 10 बाई कितना 5 प्लस I3 को देखो, x है इधर 10 है, तो यानी x माइनस 10 बाई वॉट अगेन 5। यू कैन सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आंसर से मैच कर लेना, x को निकाल करके जो निकलेगा वही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द करंट I इज, करंट I कहां पर है, यहां पर है। तो करंट I पहले इस जंक्शन पर डील करो, इसको जंक्शन टू जंक्शन ही डील करना चाहिए। इधर से आ रहा है 1 एम्पियर, इधर से आ रहा है 2 एम्पियर, इधर से आ रहा है 3 एम्पियर, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 टोटल आ गया 6। तो यहां से टोटल जो जाएगा वो भी होगा 6 एम्पियर, ठीक है। अब ये जो 6 एम्पियर यहां पर पहुंचा इस जंक्शन पर, उसमें से 1.2 चला गया, तो 1.2 चला गया तो इधर के तरफ कितना बच गया, तो यहां पर बचेगा 6 माइनस 1.2 यानी 4.8 एम्पियर, ठीक है। अब इस जब पॉइंट पर पहुंचो तो यहाँ पर 4.8 इधर से आ रहा है और 0.8 इधर से आ रहा है। चलो मैं इस वाले ब्रांच को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा दूं, इधर से आ गया कितना 4.8 और इधर से कितना आ गया 0.8, तो ये दोनों यहाँ आ ही रहा है, तो दोनों को ऐड कर दो, तो इधर पे जो जाएगा दैट विल बी 5.6 एम्पियर, ठीक है। अब 5.6 के बाद फिर अगले वाले जंक्शन पे पहुंचो, 5.6 में से 0.5 चला गया, अब यहां से इधर चला गया 0.5, तो 5.6 में से 0.5 को माइनस कर दो, वो इधर पे निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 5.1। ओके, अब फिर 5.1 में से आगे ये इधर गया, अब यहां पर से देखो 1.7 आ गया, अब इसमें से अगर 1.7 इधर चला गया तो बताओ यहाँ पर कितना बचेगा, तो इस जंक्शन पर आ रहा है 5.1, गया है 1.7, तो ये वाला जो करंट है ये हो गया 5.1 माइनस 1.7, तो ये बनेगा 3.4, है ना। तो यही है अपना I, दिस इज इक्वल टू I, तो I का वैल्यू होना चाहिए 3.4। लेट्स चेक, यस ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। द रीडिंग ऑफ आमीटर इन द सर्किट शोन इज, आमीटर यहाँ पर है, ये है E, यहाँ से जो करंट जाएगा, पहले करंट का पाथ को दिखाओ, ये जो करंट ऐसे गया, ये यहाँ पर करंट दो पार्ट में डिवाइड किया, एक उधर गया एक इधर गया, ठीक है। आमीटर जो है आइडियल है, आमीटर एंड वोल्टमीटर आर आइडियल, मतलब आमीटर का कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो जो भी यहाँ पे करंट गया वो सीधा करंट बिना रेसिस्टेंस के आगे बढ़ा, और जो भी करंट इधर गया वो भी सीधा आगे ही जाएगा, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो इसका इनफाइनाइट रेसिस्टेंस की वजह से लोअर पाथ पे कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये करंट सीधा चला गया, ये भी करंट सीधा चला गया, फिर यहाँ पर से ये दोनों मिल गए, फिर ये ऐसा बन गया, ठीक है, ये है करंट आई। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो दो पाथ है, ऊपर वाले पाथ का रेसिस्टेंस आर, नीचे वाले पाथ का भी रेसिस्टेंस आर, क्लियर है ना। सो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो आर बाई 2। सो करंट आई का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो आई इज इक्वल्स टू ई बाई आर इक्विवेलेंट, है ना। तो ई के जगह पर यही है ना, तो ई बाई आर इक्विवेलेंट की जगह पर हो गया आर बाई 2, सो ये बन गया 2e बाई आर, करेक्ट। अब ये जो करंट है ये दो पार्ट में डिवाइड किया है, दोनों पाथ का रेसिस्टेंस इक्वल है, बराबर बराबर है, तो इसका मतलब आधा आधा करंट डिवाइड होगा, तो ऊपर वाले ब्रांच में तब कितना करंट जाएगा, तो ऊपर वाले में जितना यहाँ पर करंट गया ना इसका आधा कर दो, तो ऊपर वाले ब्रांच में अगर करंट I1 लिख रहे हो तो I1 मस्ट बी इक्वल टू I बाई 2, तो यानी आंसर हो जाना चाहिए E बाई आर, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। A kettle makes tea in 5 minutes, 5 मिनट में बना रहा है, what will be the time taken if the current in the kettle becomes twice, okay, तो
टी बनाने के लिए, ये जो टी है, ये टी बनाने के लिए जितना हीट चाहिए वो तो फिक्स्ड है, जितना हीट चाहिए वो तो क्या है, फिक्स्ड है। तो अब Q का अमाउंट फिक्स्ड है, Q इक्वल्स टू होता है I स्क्वायर आर इंटू टी, यानी T जो होगा दैट विल बी Q बाय I स्क्वायर इंटू आर। क्यों फिक्स हो गया, क्योंकि चाय ही तो बनाना है, तुम्हें ज्यादा हीट और चाहिए नहीं, तो जितना हीट चाहिए वो कांस्टेंट है, जो रेसिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट है, यानी T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बन गया, I स्क्वायर। अब यहाँ पर उसने बोला है करंट को उसने डबल कर दिया, ट्वाइस कर दिया, तो करंट को अगर ट्वाइस करोगे तो टाइम तो पक्का घटेगा ही, 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 पहले था 5 मिनट, 5 का 1/4 कितना होता है, तो 1.25 मिनट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन पे। Two electrical bulbs marked 40 watt 220 volt and 60 watt 220 volt are connected in series। ठीक है, इन दोनों को हमने सीरीज में लगा दिया, सेम वोल्टेज सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। द इफेक्टिव पावर इज P1 and when connected in parallel the effective power is P2। ओके, तो जब इन दोनों को हमने सीरीज में लगाया है तो 40 वाट और ये है 60 वाट, तो इसका इक्विवेलेंट पहले निकाल दो। तो P इक्विवेलेंट जो है, ये इक्विवेलेंट पावर लिख रहा हूँ, तो 40 इंटू 60 बाई 40 प्लस 60, P1 P2 बाई P1 प्लस P2, तो ये नीचे हो गया 100, तो ये बन जाएगा हमारा कितना, 24। ठीक है, 24 वाट। चलो बाद में हमने उसी को किस में लगा दिया, when they are connected in parallel। तो जब यही दो बल्ब पैरेलल में लगा लेंगे तो फिर इनके पावर्स ऐड हो जाएगा, तो ऐसे में P2 जो हो जाएगा दैट विल बी 40 प्लस 60, यानी ये बन जाएगा 100 वाट। अब हमें P1 और P2 मालूम है, तो P1 बाई P2 हमें से पूछ रहा है, P1 बाई P2 24 बाई 100, तो यानी ये बन जाना चाहिए 0.24। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन सर्किट द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर एंड द अमीटर विल बी। अब देखो यहां से जो करंट जाएगा वो करंट क्या लोअर वाले पाथ को लेगा, जबकि वोल्टमीटर विल बी ट्रीटेड एज द आइडियल। तो जो भी करंट है वो कुछ ऐसे करके जाएगा, है ना। तो पूरे पाथ का रेसिस्टेंस को चेक करो, वो कितना हो गया 10। ठीक है, जिस जिस पाथ से करंट गया उस पाथ का रेसिस्टेंस। चलो सेकंड सर्किट पे आ जाओ, इसमें भी देखो ये करंट ऊपर ऊपर से ही जाएगा ऐसे, इस पाथ में वोल्टमीटर है यानी इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होने की वजह से करंट अगेन ऊपर वाले पाथ से जाएगा, करेक्ट है ना। तो इसमें भी रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना रहा 10, इसमें भी कितना रहा 10, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दोनों ही पाथ में सेम, वोल्टेज का वैल्यू भी दोनों पाथ में सेम, सो डेफिनेटली करंट का वैल्यू भी सेम, सो I1 मस्ट बी इक्वल टू I2, I1 मस्ट बी इक्वल टू I2, या तो वो या तो ये। चलो अब हम लोग चेक करने जा रहे हैं वोल्ट मीटर के रीडिंग पर। तो वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है उसके लिए अब देखो, वोल्ट मीटर ये वाला जो है, ये वाला वोल्ट मीटर, इसका जो रीडिंग आएगा वो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, मतलब ये वाला 10 ओम का। अब ये वाला जो वोल्ट मीटर है, ये वाला वोल्ट मीटर, ये इसका एक टर्मिनल तो यहाँ पर है, लेकिन दूसरा टर्मिनल इधर पर ही है। अब यहाँ पर ये टर्मिनल अटक गया, लेकिन इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, ध्यान से सुनना इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है। इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, तो बिना करंट का इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं होगा, बिना करंट का रेसिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। तो इसका मतलब ये टर्मिनल भी इफेक्टिवली कहां से कनेक्टेड हो गया, इधर से। तो यानी इस V2 का रीडिंग इज आल्सो द रीडिंग अक्रॉस दिस अपर 10 ओम, ये वाला 10 ओम, और इस V1 का रीडिंग भी यही वाला 10 ओम के अक्रॉस, करंट भी सेम है, तो I इंटू आर सेम ही रहेगा, मतलब V1 और V2 का वैल्यू भी सेम ही रहेगा, यानी दिस वन। सो द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलो। 6 similar bulbs are connected as shown in the figure with a DC source। ठीक है, जीरो इंटरनल रेसिस्टेंस है। रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब्स व्हेन ऑल आर ग्लोइंग, अगर सबके सब ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब हम लोग ये तीन बल्ब को पैरेलल और ये भी तीन बल्ब को पैरेलल, यानी P P P, तो इधर का हो गया 3P, इधर का भी हो गया 3P, और 3P और 3P आर इन सीरीज, सो दैट मीन्स पावर जो इक्विवेलेंट बना वो बन जाएगा 3P/2।
होप सो सबको समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब जो है सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड में एंड इन द सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन ए एंड 1 फ्रॉम सेक्शन बी, तो सेक्शन ए से इससे 2 और सेक्शन बी से 1, चलो तो इसको पहले हम लोग करें। अगर यहां पर से सिर्फ 2 ही बल्ब ग्लो कर रहा हो और सेक्शन बी से सिर्फ एक ही बल्ब ग्लो कर रहा हो, इसको काट दो, तो यानी यहाँ का पावर हो जाएगा 2p, यहाँ का पावर क्या हो जाएगा 2p, और यहाँ का तो पावर p है। अब ये 2p और p सीरीज में है, तो इसका मतलब p2 हो जाएगा 2p into p by 2p plus p, so it will become 2p by 3. So now what are they asking to us? They are asking us ratio. तो रेशियो p1 और p2 का, तो p1 by p2 निकालो, ये हो जाएगा 9/4, 9/4, यस, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये दिया हुआ है, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस हैज अ मोबिलिटी, म्यू क्या होता है, मोबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, वीडी बाई ई। वीडी का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हें 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। रेशियो लो, यू विल गेट द आंसर। चलो नेक्स्ट पे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। कॉलम 1 gives certain physical terms associated with flow of current through a metallic conductor. Column 2 gives mathematical relation. क्या दिया हुआ है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें लगाना है vd, तो vd होता है e बाई m इंटू टाउ, यही होता है ना। मिलाओ तो किधर से मिल रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यस, a का मिल गया r, ए से मिल गया आर, ए आर ए आर ए आर ए आर, वेरी बैड लक, बैड लक बैड लक बैड लक, ठीक है, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी यानी रो, रो को हम लोगों ने याद किया था, इट वाज m बाय एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है, m बाय एन ई स्क्वायर टाउ, ये था रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी है कहीं पर, ये वाला तो नहीं हो सकता है, m बाय एन ई स्क्वायर रो है ये, रो यानी यहां से अगर हम लोग लिख दें हेंस m बाई एन ई स्क्वायर रो, तो यानी ये बन जाएगा टाउ। ऐसा वाला पहले मिलाओ तो रिलैक्सेशन टाइम का, यस, ये c का मिल जाएगा p के साथ, c का मिलेगा p के साथ, c को ढूंढो, c का p, गुड लक गुड लक गुड लक, c का p यानी पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। बाकी को अब मिला करके देखते हैं, b का किसके साथ दिया है, s के साथ, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी और s हो सकता है J इक्वल्स टू ओम्स लॉ होता है ना, सिग्मा इंटू ई, तो सिग्मा के जगह पर हम लोग 1/रो लिख सकते हैं, तो 1/रो इंटू ई, तो यानी रो को इधर ले आओ, रो इक्वल्स टू बन जाएगा E बाई जे, ऐसा है ना, तो B का मिल जाएगा S के साथ। सिमिलरली करंट डेंसिटी का भी मिलेगा इसके साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या करा, फॉर द सर्किट सोन the Kirchhoff's loop law, okay, B C D E B, B C D E B, okay, मतलब इस लूप में हमें लिखना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे करंट दिया हुआ I2, तो यहाँ से जब उधर जाएंगे टुवर्ड्स द करंट, तो प्लस I2 R2 या माइनस I2 R2, तो यही तो हम लोगों ने कल भी सीखा है, माइनस I2 R2। फिर वहां से नीचे आएंगे प्लस E2 या माइनस E2, है ना, फिर वहां से लेफ्ट में आ जाएंगे प्लस E3 या माइनस E3, है ना, फिर यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो ये ऑपोजिट ऑफ द करंट जा रहे हैं, तो प्लस या माइनस, यही तो बस सीखना है, तो प्लस I3 इंटू R1 इक्वल्स टू 0, मैच करते हैं। माइनस I2 R2 माइनस E2 ये नहीं हो सकता, माइनस I2 R2 माइनस E2 नहीं हो सकता, एक माइनस साइन को कॉमन लेकर के देखो, तो ये हो जाएगा I2 R2 प्लस E2 माइनस E3 माइनस I3 इंटू R1 इक्वल टू व्हाट, 0। अब देखो तो I2 R2 प्लस E2 माइनस E3 माइनस ये मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखो। व्हेन अ स्ट्रेट वायर इज बेंट टू फॉर्म L शेप, इट्स रेसिस्टेंस इंक्रीजेज, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ बेंड कर देने से उसके रेसिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेसिस्टेंस जो होता है
रो एल बाई ए, इसमें टोटल लेंथ का इफेक्ट है। अब टोटल लेंथ वो चाहे स्ट्रेट हो चाहे कर्व्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। चलो, इलेक्ट्रॉन्स टेक लॉन्गर टाइम टू ट्रेवल अलोंग अ बेंट वायर एज कंपेयर टू ट्रेवल, ये भी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो होता है ना वो मीन फ्री पाथ के लेंथ में होता है एंड दैट इज वेरी स्मॉल, वो बेंडिंग का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बोथ आर रॉन्ग, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कितना है 900 इज चार्ज फुल्ली बाय 100 वोल्ट बैटरी। अच्छा ठीक है, यहां से कर दिया। देन इट इज डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्ट कर दिया फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर। अच्छा, यहाँ पर ये भी सी सी दोनों का सेम ही है, इसका भी 900 इसका भी 900। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम इज, तो फाइनल एनर्जी वो पूछ रहा है, तो पहले इनिशियल एनर्जी को निकाल दो। तो यू इनिशियल तो आपको पता ही होता है हाफ सी वी स्क्वायर, तो इसके जगह पर आ जाएगा जो भी आ जाए। तो इसमें जो है v की जगह पर क्या यूज करोगे, v की जगह पर 100। अब जब हम लोग एक चार्ज कैपेसिटर को आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे में जो u फाइनल बनेगा, ठीक है, तो वो हम लोगों ने क्या बोला था, कल ही तो पढ़ा है, तो हाफ C1 प्लस C2 इंटू v जो निकलेगा वो v कॉमन का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपने नोटबुक में इसको पढ़ा भी होगा तो भी आपको डायरेक्टली ही मिलेगा ये। तो ये बन गया हाफ इंटू C1 प्लस C2 कितना बनेगा 2C, और v कॉमन को निकालने का क्या मैंने बताया है ना, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। तो C1 V1, तो C1 हो गया C, V1 हो गया 100 है ना, प्लस C2 हो गया C इंटू V2 हो गया 0, क्योंकि इनिशियली ये अनचार्ज था, बाय C1 प्लस C2 यानी 2C। तो यानी यहां से अगर हम लोग सॉल्व करने जाएं तो ये 2C खत्म, ये बना हाफ इंटू इधर पे बन गया C, ये स्क्वायर है ना, हाफ। अच्छा, ये डायरेक्टली खत्म नहीं हो सकता, एक 2C खत्म होगा, एक 2C बचेगा, इंटू ऊपर में बच गया C इंटू 100 बाय एक 2C यहाँ पे बचेगा, है ना, यहाँ पे अंदर में स्क्वायर, तो इधर पे तो स्क्वायर आ गया और यहाँ पर ये स्क्वायर गायब हो गया। बाकी इसको सॉल्व करो, ये फाइनली आ गया 1/4, 2 2 जा 4, और ऊपर में C स्क्वायर नीचे में C, तो एक C ऊपर में बचेगा इंटू 100 का स्क्वायर। C का वैल्यू बस तुम्हें रखना है, कितना दिया हुआ है 900 पिको फैराड, तो 900 यहाँ पर रख दो, आंसर यू विल गेट। मैं इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली भी बोलूंगा क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा एग्जाम में पॉपुलर है। तो अगर आइडेंटिकल एक चार्ज कैपेसिटर को आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं, ये वाला आंसर तुम लोग कर लो, इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ। तो जो कभी भी अगर एक चार्ज कैपेसिटर है ना, C यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, और अगर हम लोग इसको जो है एक अनचार्ज कैपेसिटर C के साथ कनेक्ट करते हैं, मान लेते हैं ये, जैसे ये स्विच को बंद करोगे तो एनर्जी का लॉस होगा, तो इनिशियल एनर्जी को हम लोग लिखेंगे हाफ CV स्क्वायर, फाइनल एनर्जी को हम लोग लिखेंगे 1/4 CV स्क्वायर, और लॉस जो होगा दैट विल बी 1/4 CV स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग हमेशा ही ध्यान में रखोगे, ये डायरेक्ट है। जब भी एक चार्ज कैपेसिटर को आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये सीधा सीधा आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखो, the resistance of a platinum wire at 0 degree is 2 and 6.8 ohm at 80 degree temperature coefficient, तो R is equals to क्या लिखेंगे हम लोग, तो R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही तो जानते हैं हम लोग। R के जगह पर कितना 6.8, R नॉट की जगह पर कितना 2, 1 प्लस अल्फा की जगह पर, अल्फा ही तो हमें निकालना है, ठीक है, अल्फा इंटू डेल्टा टी की जगह पर कितना दिया हुआ है 80, सॉल्व कर लीजिए, अल्फा निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो 16 के बाद 17 पे आ जाओ। ओके, कैपेसिटी ऑफ अ गिवन सेट ऑफ प्लेट्स बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, कितने कैपेसिटर्स बन रहे हैं, एक यहाँ C1 एक यहाँ C2। ओके, तो अब इसे हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो C1 का जो प्लेट्स है यानी ये वाला प्लेट, ये कौन सा पोटेंशियल हो गया A, C1 का जो दूसरा वाला प्लेट है वो है पोटेंशियल B, C2 का भी ये वाला जो प्लेट है अपर वाला जो प्लेट है वो भी B,
और C2 का जो लोअर वाला प्लेट है वो है A। मतलब हमारा जो इनपुट पॉइंट है वो है A, आउटपुट पॉइंट है B, और C1 जो है C1 का एक प्लेट A के साथ कनेक्टेड है। तो एक प्लेट A के साथ कनेक्टेड है और दूसरा प्लेट B के साथ कनेक्टेड है, ऐसे कर दो। फिर C2 का भी एक प्लेट A के साथ कनेक्टेड है और दूसरा B के साथ कनेक्टेड है। So which type of combination it is? Obviously it is parallel. तो C इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा बोलो? C1 प्लस C2। अब C1 के जगह पर क्या लिखोगे? तो यहाँ पर देखो गैपिंग यहाँ पर दिया 1.5D, तो C1 के जगह पर लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A बाई 1.5D प्लस C2 की जगह पर लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, सो यू कैन फाइंड आउट जो भी इसका आंसर आ जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Now, a solid conducting sphere of radius r1 is surrounded by another concentric hollow conducting sphere of radius r2. Capacitance of this assembly is proportional to, डायरेक्ट है ये, कहीं कुछ नहीं सोचना है, r1 r2 by r2 minus r1। प्लीज रिमेंबर दिस, क्योंकि पूरा का पूरा जो इक्वेशन होता है वो होता है 4 pi epsilon naught r1 r2 by r2 minus r1। ओके, नेक्स्ट पे चलो। A capacitor of capacity C1 charged up to a voltage V and then connected to an uncharged capacitor of capacitance C2, final potential difference। तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, C1V1 प्लस C2V2 by C1 plus C2। So what is C1? It is C1. What is V1? It is V। तो C1 into V plus C2 into 0 by C1 plus C2। This is what the answer is। So C1V by C1 plus C2। Okay, let's move to the next one. Question number 20. A parallel plate capacitor C has charge Q and potential V between the plates. Work required to double the distance between the plates। Okay, अगर हमें डिस्टेंस को डबल करना है, ये ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें कि वो बैटरी के बारे में बहुत ज्यादा वर्क ना बात ही ना करे, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बैटरी डिस्कनेक्टेड है, हमें एज्यूम करना होता है कि बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। ठीक है, तो अब देखो पहले जब दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस था d, तो इसका जो कैपेसिटेंस वैल्यू था वो था c। ठीक है, जब इसके बीच का डिस्टेंस हो गया 2d, तो अगर डिस्टेंस डबल कर दोगे तो कैपेसिटेंस वैल्यू घट जाएगा, तो ये हो जाएगा c/2। समझा ना? तो उसने पूछा है वर्क रिक्वायर्ड, तो वर्क रिक्वायर्ड को अगर हम लोग बात करें तो वर्क रिक्वायर्ड इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे करके हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के जगह पर क्या लिखोगे, हाफ सी के जगह हो जाएगा c/2 इंटू क्या v² माइनस इनिशियल वाला क्या हो जाएगा हाफ c के जगह पर c इंटू v की जगह पर v²। सो दिस विल, इसको मॉड लगा दो। ओके, सो ये बन जाएगा तुम्हारा 1/4 CV²। फाइनल आंसर 1/4 CV²। ओके, 1/4 CV²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21। The capacitance of a capacitor depends on the shape, size, geometrical placing। बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। ठीक है, रीजन, when a charge Q passes through a battery of EMF E from negative terminal to the positive terminal, amount of work QE is done on the battery। बात तो सही है, ये जो सेकंड वाला लाइन बोला है कि बैटरी से जब भी एक चार्ज Q को पास करते हैं तो कितना वर्क डन होता है, तो Q डेल V होता है ना, तो Q डेल V को Q इंटू E जो इसका EMF है ना, और यानी ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है, लेकिन दोनों आपस में लिंक्ड नहीं है, क्योंकि ये वर्क डन के बारे में बात कर रहा है, वो कैपेसिटेंस के बारे में बात कर रहा है। सो बोथ आर ट्रू बट इट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, 22 पे आ जाओ। इन एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, फोर सरफेसेस हैव चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज, तो इसके लिए सबसे पहले इस बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा उसमें आउटसाइड जो चार्जेस हैं उसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ Q2 और Q3 का ही रोल है, कल भी सिखाया है। तो Q2 माइनस Q3 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, तो E इंटू डी।
तो E इंटू डी ऐसा करके देखो कौन सा वाला हो सकता है। ओके, यहाँ C भी यूज करना पड़ेगा। सो Q2 minus Q3 by 2A epsilon naught into D. So you can write Q2 minus Q3 by 2 into A epsilon naught by D. So this can be written as the C. So your answer will be Q2 minus Q3 by 2C. Now let's find out. Yes, this one. Okay, let's move to the next question. 23. Figure shows two capacitors connected in series, okay, are joined to a battery. Graph shows the variation of potential as one moves from left to right, means left to right like this, okay, along the branch containing the capacitor. Then, so अब यहाँ पर तुम्हें देखना है कि ये जो ग्राफ है ना, ये ऐसा है। इसका मतलब ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस किस वाले में, C1 में। ये पोटेंशियल डिफरेंस C1, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये वाला जो गैपिंग है वो है C2 में। तो पोटेंशियल डिफरेंस C1 में ज्यादा है, यही तो ये पता रहा है। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का तो उसको लिखते हैं हम लोग Q बाई सी। नाउ सिंस बोथ द कैपेसिटर्स आर इन सीरीज में है ना, तो चार्ज तो सेम जाएगा, चाहे इधर से जाए चाहे उधर से जाए। सॉरी, ये जो है ये मैंने यहाँ पर चार्ज का डायरेक्शन उल्टा लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर देखो हायर पोटेंशियल उधर है, तो चार्ज उधर से जाए चाहे इधर से जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन चार्ज सीरीज में है ना तो सेम जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसका ज्यादा है तो जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो उसका कैपेसिटेंस वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि सी हो जाएगा क्यू बाई डेल वी। सीरीज है, क्यू हो जाएगा कांस्टेंट, डेल वी ज्यादा मतलब सी कम यानी C1 वैल्यू कम होना चाहिए, C1 शुड बी लेस देन C2। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। 24 पे चलो। 7 capacitors, each of capacitance 2 are to be connected so as to have a total capacity of 10 by 11. 7 है ऐसा, which will be the combination. Okay. इसमें हीट एंड ट्रायल ही है, इसमें जो है वो हीट एंड ट्रायल ही है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कोई तुम्हें इंपॉर्टेंट सा मेथड बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं 1 2 3 4 हर एक पर अप्लाई करूंगा जिसमें भी आ जाए। 10 by 11 आना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में अगर सोचूं तो यहाँ पे 2 2 2 2 2 यानी ये 5 है जो पैरेलल में है, तो ये हो गया 10, और ये 2 2 सीरीज में है यानी इसका हो गया 2 और 2 का 1। अब ये 10 और ये 1 जो है वो सीरीज में है, तो यानी इक्विवेलेंट होगा 10 इंटू 1 बाई 10 प्लस 1, सो इट इज 10 बाई 11। पहला ही करेक्ट है, मैं और आके चेक ही नहीं करूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2, K1 छोटा है, K1 छोटा है, K1 लेस देन K2 are inserted as shown in the figure. The variation of electric field between the plates with distance d. Okay, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हमेशा ध्यान में रखना कि जहां जहां पर भी डाइलेक्ट्रिक है तो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E नॉट बाई K1, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E नॉट बाई K2, और बीच में जहां डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहां है E नॉट। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है तो यहाँ पर भी E नॉट, यहाँ पर भी नहीं है तो यहाँ पर भी E नॉट। तो स्टार्टिंग जो होगा वो इसका जो ग्राफ हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर है E नॉट, तो E नॉट बनाओ, फिर E नॉट बाई K1 तो उससे घट जाएगा, फिर E नॉट फिर बढ़ जाएगा, E नॉट भी बनाओ, फिर E नॉट बाई K2। अब E नॉट बाई K2 जो है तो K2 इज स्मॉल, नहीं सॉरी K2 इज बिग, तो K2 अगर बड़ा है तो डिक्रीज अमाउंट इससे भी ज्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा E नॉट बाई K2, और फिर है E नॉट। ऐसा कोई देखो तो ग्राफ, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। सो ऑप्शन नंबर 3। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 पे, an uncharged capacitor is connected to a battery on, okay, on charging the capacitor what will happen? All the energy supplied is stored, नहीं, 50% का लॉस होता है। half the energy supplied is stored in the capacitor, ये करेक्ट है। the energy stored depends upon the capacity of the capacitor only, only नहीं है क्योंकि एनर्जी स्टोर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर भी डिपेंड करता है, इसीलिए ये वाला लाइन गलत हो जाएगा।
द एनर्जी स्टोर डिपेंड्स अपॉन द टाइम फॉर विच द कैपेसिटर इज चार्ज। ये टाइम से भी यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, आरसी सर्किट में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बोला है उसने कि आरसी सर्किट को लेना है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 पे, distance between the plates of a parallel plate capacitor is D and area of each plate is A when a slab of dielectric constant K and thickness T is placed between the plates. Okay, that means ये रहा कैपेसिटर और इनके बीच में हमने T थिकनेस का एक प्लेट को इंड्यूस कर दिया, यही तो ये कहना चाह रहा है। तो इसका कैपेसिटेंस, तो इसका तो डायरेक्टली फॉर्मूला ये एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस होता है यहाँ पर, तो ये नहीं होगा, डी माइनस ये भी नहीं होगा, डी माइनस ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको प्लीज मेमोराइज भी करिएगा। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय के। ठीक है, चलो नेक्स्ट। when a potential difference is applied across the ends of a linear metallic conductor, okay, then